अब देखो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंसी है। अरे शांत रहो। जहाँ भी समझ में नहीं आए तो बताना है। तुम लोग थोड़ा कम बोलो। समझ रहे कि नहीं? हमने क्या क्या देखा है कि रेजिस्टेंस अगर एल लेंथ चेंज हो तो हमारे पास फॉर्मूला है आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अगर ए चेंज हो तो हमारे पास फॉर्मूला है रो एल अपॉन ए, ये वाला है। अब एक ही रह गया, वो है क्या है, टेम्परेचर। कि अगर टेम्परेचर चेंज हो तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला होना चाहिए। क्योंकि तुम्हें इतना पता है कि जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी है, मतलब टेम्परेचर पर इसका डिपेंडेंसी, तो हमें वही निकालना है हमेशा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, खामोश बस, हमेशा एक चीज़ याद रखना कि हर जगह इसका कुछ ना कुछ अलग है। मेटल में इसका अलग डिपेंडेंसी है, सेमीकंडक्टर में अलग है, और क्या नाम है, इंसुलेटर तो वैसे कुछ अपन को मतलब ही नहीं है क्योंकि इंसुलेटर ही पढ़ लेते हैं। इंसुलेटर में इसकी अलग डिपेंडेंसी है, और क्या नाम, इलेक्ट्रोलाइट में इसकी अलग डिपेंडेंसी है। मतलब हर किसी का टेम्परेचर के साथ अलग अलग हमारे पास है। ये वाला तुम अगर टॉपिक समझ लोगे तो कोई भी कठिन भी क्वेश्चन कहीं से भी लग जाएगा। तो सबसे पहले हम एक देख लेते हैं कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था। मेन फॉर्मूला क्या है, रो इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर और टाउ। ये भी चीज़ कांस्टेंट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ चार्ज के लिए कभी चेंज नहीं हो सकता है। ई भी कांस्टेंट है, वो भी चार्ज चेंज नहीं हो सकता है। अब चेंज हो सकता है एन और टाउ। एन को हम बोलते हैं नंबर ऑफ चार्ज। देखो इलेक्ट्रॉन्स हम तब बोलेंगे जब हम कब की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन में कब की बात करेंगे, जब हम लोग कंडक्टर या सेमी कंडक्टर में भी होल्स आ जाते हैं। तो हम हमें सिर्फ अभी इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, सिर्फ कंडक्टर में। कंडक्टर मतलब मेटल्स में। नंबर ऑफ चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ये इसका फॉर्मूला है। और टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। टॉपिक बहुत आसान है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। तो हमने क्या देखा है कि रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। कि अगर हम रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी टाइम डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों के कोलिजन का टाइम बढ़ जाए तो रेजिस्टिविटी होगी कम। अगर इन दोनों का कोलिजन का टाइम घट जाएगा तो रेजिस्टिविटी होगी ज़्यादा। रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस दोनों ही ज़्यादा। देखो सुनो, हमने इसका फॉर्मूला ऐसा देखा है और तुमने फिर इसका फॉर्मूला ऐसा देखा है। अगर एल और ए कांस्टेंट रखते हैं तो इसका डायरेक्टली आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो हो जाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि रो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। इतनी चीज़ यहाँ तक कोई डाउट्स हैं? वैसे अभी कुछ पढ़ाया भी नहीं तो डाउट्स आएगा भी कैसे, सीधी सिंपल सी बात। अब हम इसका टेम्परेचर पे रिलेशन पढ़ाते हैं कि कैसे क्या डिपेंडेंसी है। इतना चीज़ तो समझ गए हो ना बस। अब देखो यहाँ हमें कुछ नहीं, सिंपल सा ध्यान देना है। हमारे पास वैसे देखो अभी तुम लोग कहीं कभी पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस एट टी टेम्परेचर इज इक्वल टू आर नॉट 1 + अल्फ़ा टी।
इसका भी हम तुम्हें बाद में बताएंगे कि ये कहाँ से और क्या आया है, लेकिन पहले हम मेन रीज़न क्या पढ़ते हैं रेजिस्टिविटी से, कि रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी। हाँ, तो हमें सबसे पहले इस पे क्या पढ़ना है, हमें रिलेशन पढ़ना है। देखो, अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, क्या करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर जब तुम बढ़ाओगे जो इलेक्ट्रॉन्स का है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जल्दी जल्दी जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो यहाँ ध्यान देना है, जब तुम काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दोगे तो ए वाला और ए वाला जल्दी कोलिजन होगा, इन दो मतलब ए से लेके बी पोजीशन टाइम तक कोलाइड करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब होता है क्या, वेलोसिटी बढ़ जाना, और वेलोसिटी का बढ़ने का मतलब होता है कि डिस्टेंस कम टाइम में ट्रेवल किया जा सकता है। अगर तुम अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देते हो तो क्या होता है कि वही डिस्टेंस कम टाइम में ट्रेवल होता है, तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, और जब रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, और जब रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है कि रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टिविटी नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट। यहाँ तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं लेनी है। वैसे ये फॉर्मूला तो हमें होता था बहुत दिक्कत में, क्योंकि इसको फॉर्मूला हमें टेंशन होती, तो हम पता कैसे रखते थे, याद करते थे। इसी फॉर्मूले को हम और सिंप्लीफाइड करते हैं तो देखो, इसको यहाँ लाओ, अल्फ़ा रो नॉट इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसको देखो, सॉरी, ये इसके नीचे आएगा है, तो रो नॉट माइनस 1 इक्वल टू अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट। यहाँ तक कोई दिक्कत है बोलो? हम सिंपल वही फॉर्मूला यूज़ करते जा रहे हैं। हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, रो नॉट अपॉन रो इक्वल टू अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई है, रो नॉट टी नॉट, और रो नॉट है पहले से, ये ज़्यादा हमें आसान लगता था। अब इसके हम बता दें कि रो किसे कहते हैं, रो नॉट किसे कहते हैं, टी किसे और कहते हैं, टी नॉट किसे कहते हैं। टी कहते हैं, और हम बताएंगे कि अल्फ़ा किसे कहते हैं। देखो, टी कहते हैं जनरल टेम्परेचर, मतलब जहाँ तुम्हें निकालना है, कहाँ, मतलब जहाँ तुम इसका वैल्यू निकालना चाहते हो उसे कहते हैं क्या, जनरल टेम्परेचर। और फिर टी नॉट कहते हैं इनिशियल टेम्परेचर। तुम जनरल टेम्परेचर को तुम फाइनल टेम्परेचर भी कह सकते हो। इसका भी हम बहुत इंटरेस्टिंग आईआईटी में आने वाले क्वेश्चन कराएंगे, तुम उसमें पलक झपकते उसे कर लोगे। एनसीईआरटी में भी इसके क्वेश्चन है, वो भी तुम आसानी से कर लोगे। हाँ, अब देखो, ये है फाइनल रेजिस्टिविटी, या तुम इसे ये कह सकते हो रेजिस्टिविटी एट टी टेम्परेचर। यहाँ तक कोई दिक्कत? और ये क्या है, इनिशियल रेजिस्टिविटी, इसे क्या कह सकते हो, रेजिस्टिविटी एट टी नॉट टेम्परेचर। अब तुम्हारे पास एक आ रहा है, क्या आ रहा है, अल्फ़ा, उसको कहते हैं क्या, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या शायद नहीं होना चाहिए।
तो अब हम तुम्हें क्या कराते हैं, एक क्वेश्चन। अब इसी फॉर्मूले से तुम रेजिस्टेंस का भी आराम से बना सकते हो। इसको या फिर ड्राइव कर लेना, फिर हम सिंपल सा बता देते हैं कि अल्फ़ा इक्वल टू आर माइनस आर नॉट आर और आर माइनस आर नॉट। ये सिंपल सा याद कर लेना। डेरिवेशन तो अभी शायद 12th क्लास में इतना नहीं आता, बस सिंपल सा क्या रखना है तुम्हें, इसको याद करना है। तो क्योंकि देखो आर जो होता है वो रेजिस्टिविटी, हमने बताया था कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी इफ क्या एल एंड लेंथ एंड एरिया इज कांस्टेंट। अब देखो हम इसको तुम्हें मीनिंग समझाते हैं, इसकी रियल मीनिंग होती क्या है। जैसे मान लो कोई कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर है, उसकी 2 मीटर लेंथ है और 1 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। वैसे इतना होता नहीं है, 1 मीटर स्क्वायर बहुत ज़्यादा होता है। ये बताओ तुम्हारी हाइट कितनी है? 168 है। 168 क्या है, सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर हो जाते हैं। तो इतनी मोटाई तो किसी वायर की हो नहीं सकती है। तो अब मैं ऐसे अज्यूम कर लिया है। जैसे मान लो सर्दियों में इसका टेम्परेचर था कितना, 5 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी रेजिस्टिविटी अलग थी, और फिर गर्मी में हो गया 45 डिग्री सेल्सियस, तो रेजिस्टिविटी हो गई अलग। ये बताओ यहाँ रेजिस्टिविटी होगी ज़्यादा या फिर यहाँ ज़्यादा होगी? ज़्यादा वाले टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी होती है ज़्यादा। तो हम सिंपल सी, अगर कहीं MCQ में क्वेश्चन टाइप आ जाए तो तुम्हें सिंपल सा याद रखना है कि रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस देखो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी और रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। याद रखना कि जब भी है तुम लोग कैपिटल किससे करो, T से, तो इसका मतलब होता है कि तुम्हें किस में चाहिए, केल्विन में, क्योंकि टेम्परेचर की SI यूनिट क्या है, केल्विन। तो हमेशा याद रखना कि कंडक्टर में ऐसा होता है कि जब भी तुम मैक्सिमम टाइम, क्योंकि हर कंडक्टर की अलग अलग प्रॉपर्टी शो करता है, कि जब जब तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तब तक उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। सुनो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ रहा है, अल्फ़ा इक्वल टू आर माइनस आर नॉट टी माइनस टी नॉट। सिंपल सा है कि नहीं? तो हम लोगों ने कुछ ऐसा किया है कि आर नॉट की जो वैल्यू है वो हमने कितनी मान ली है, 0 डिग्री सेल्सियस। कितनी मान ली है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये अल्फ़ा इक्वल क्या हो जाएगा, आर माइनस आर नॉट और आर नॉट टी माइनस 0। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो। ये वो टी आर नॉट की 0 है, टी की 0 कैसे हो जाएगी? सॉरी टी टेम्परेचर की 0 है, टी नॉट की वैल्यू 0 है। रेजिस्टेंस थोड़ी कभी 0 हो सकता है, वो तो गलती से लिखा गया है। मतलब इनिशियल टेम्परेचर की वैल्यू हमने क्या रखी है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसको अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी, क्योंकि ये सब पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो इसका सॉल्व करना ऐसे है, इसको लो अल्फ़ा आर नॉट टी इक्वल टू आर नॉट इसको यहाँ ले आओ तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट प्लस अल्फ़ा आर नॉट टी, आर नॉट कॉमन लो, 1 प्लस अल्फ़ा टी। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई है, इतनी। समझ रहा है कि नहीं? इसका मतलब रेजिस्टेंस एट टी टेम्परेचर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी। इतनी सिंपल सी हमारी कहानी है। और इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। कोई जनरल टेम्परेचर पे और रेफरेंस हमने ये मान के चला है कि 0 टेम्परेचर हम लोगों ने मान लिया कि टी नॉट हम कहाँ से ले, रेफरेंस हमने किसको मान के रखा है, इसका है ईजी
के बी टी। इतना ज़्यादा कोई सिंपल कठिन क्वेश्चन नहीं, इतना सिंपल सा याद रखना है किस किस पे क्या रिलेशन है। अब इसमें तो सिर्फ इतना सा याद रखना, लिखने के लिए आएगा इतना। देखो ये जब जाओगे सेमीकंडक्टर तब जाके इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। अगला जब सेकंड बुक में उसमें ज़्यादा पढ़ाया, इतना तो याद रखो कि अगर तुम सेमीकंडक्टर में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे एन बढ़ जाएगा। तो एन की वैल्यू बढ़ेगी, एन की वैल्यू बढ़ेगी मतलब करंट की वैल्यू बढ़ेगी, करंट की वैल्यू बढ़ेगी मतलब रेजिस्टेंस घट जाएगा। मतलब यहाँ टेम्परेचर इस, देखो यहाँ रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इतना याद रखो, वैसे मतलब ब्रॉडली इतना याद रखो, और ज़्यादा अभी इसमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है कि अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी घट जाएगी। या फिर तो इसका जो ग्राफ आता है वो देखो सिंपल सा, तुम्हें ग्राफ याद रखना सारा काम होता जाएगा। वो ग्राफ है ऐसा कि टेम्परेचर बढ़ने पे रो की वैल्यू घट रही है बस। और इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? आयन से रहते हैं जिनमें सॉल्यूशन रहता ये समझ लो जो बैटरी में सब डले रहते हैं, एसिड बेस या सॉल्ट का सॉल्यूशन सब इलेक्ट्रोलाइट्स के अंतर्गत आते हैं। इनमें ज़्यादा अपन को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखो जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आर की वैल्यू घट जाएगी। अब तुम कहोगे कैसे? जैसे अगर मान लो ये सॉल्यूशन है, ये मान लो पूरा फिल है, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट होता है। क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है। इसमें बहुत सारे विस्कस फोर्स होते हैं, मतलब पूरी जितनी चीज़ें होती हैं सबकी वैल्यू इंक्रीज होने लगती है। टेम्परेचर बढ़ाने पे इंक्रीज होने लगती है। तो मान लो इनके जो आयंस हैं वो फ्रीली मूव करने लगते हैं, तो इनका भी मतलब आयन जल्दी मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट ज़्यादा बढ़ जाएगा और इनका रेजिस्टेंस हो जाएगा कम। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ने पे आर की वैल्यू या रेजिस्टिविटी की वैल्यू घट जाती है। बस इसमें इतना ही सा काम करने का और कुछ नहीं है।